अपने ही लोगों पे जुल्म करूं। पेट पालने के लिए गाजियाबाद में आया और जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति वो पीछे और पीछे चला जाता है। उस संविधान के तहत हमारे लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिला? वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कभी 20% और 80% की बात करते हैं, क्योंकि देश रहेगा साहब तभी तो हम धर्म बना लेंगे। तो भैया 5 राज्यों में चुनाव है और सबसे बड़ी जो राजनीति चल रही है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले इतिहास बना चुकी है और लगातार बनाती रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म की राजनीति होती है, जो बताया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात हो या फिर किसी भी चीज़ को लेके जाओ। जो सत्ता में है वो अपने काम गिनाने के चक्कर में पहले की जो सत्ता काम कर चुकी है उनके काम बताती है कि भाई उन्होंने क्या नहीं किया था, अपने काम गिनाए ना गिनाए। हमारे साथ मौजूद है पंडित मनमोहन झा जी, जिनको टिकट मिली है AIMIM से। तो शुरुआत करते हैं, राजनीति में आपने कदम रखा क्यों? अभी रखा है ये पहले से ये राजनीति में? नहीं, राजनीति तो मैं 98 से कर रहा हूँ जी। और राजनीति करने का मकसद मेरा सिर्फ यह है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। बिल्कुल सर। राजनीति करने का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा धन संपदा एकत्रित कर अपने ही लोगों पे जुल्म करूं। थोड़ा हमने आपके बारे में जाना, आप समाजवादी पार्टी में 22 साल से भी थे, तो आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा? दरअसल जब मैं गाजियाबाद में जी। कोई जमींदार का बेटा था नहीं जी। मेरे पिताजी ड्राइवर थे जी। और 4 भैया हम थे। आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी। जी। पेट पालने के लिए गाजियाबाद में आया। गाजियाबाद की धरती मेरी माँ है। जी। यहाँ का हर उद्योगपति मेरा पिता तुल्य है। जी। हर नौजवान मेरा भाई है। जी। इस गाजियाबाद की गोद में हमने अपने, यानी कि मुझे भी नहीं आई थी। जी। जी। तब मैं आया था यहाँ। 200 रुपये महीने की नौकरी की। गाजियाबाद ने बहुत प्यार दिया। हाँ। जब हमें लगा कि मेरा पेट भरने लगा है जी। और कुछ पैसे बचने लगे हैं तो उस पैसे को मैं समाज के ऊपर खर्च करना प्रारंभ किया। बिल्कुल सर। कोई भूखा अगर मेरे सामने है तो वो नहीं रहना चाहिए, ये सोच हमारी थी। फिर राजनीति क्योंकि कहा गया कि उसी समाज की तरक्की हुआ है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हो। जी। तो हमने कहा चलो स्ट्रगल करें, राजनीति किया जाए। बिल्कुल। तो अब राजनीति किस पार्टी से करें, यहाँ ये भी मामला था। तो हमने सबका देखा कि फंडा तो वही है, विचार बहुत बढ़िया है जी। लेकिन जब मामला अंतिम पैदान पे बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने की हो, उस समय में अटैची वाले के चेहरे पे मुस्कान दे दिया जाता है। बिल्कुल। और जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति वो पीछे और पीछे चला जाता है। जी। लेकिन हमने लोहिया जी के सिद्धांत को पढ़ा, जनेश्वर मिश्र जी को देखा, इन सबको देखकर मधुलिमी जी वगैरह का जो उनका जीवनी था, तो हमें लगा कि नहीं, गरीब आदमी भी राजनीति कर सकता है। जी। और इसी पैटर्न पे हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। बिल्कुल सर। अब समाजवादी पार्टी हमने छोड़ी क्यों? जी। वजह सिर्फ यह है कि समाजवादी पार्टी जी। नाम की समाजवादी रह गई। जी। अब तो नई सपा है। हाँ। और नई हवा है। तो न वो सपा है न वो हवा है। तो हम जैसे सोच के व्यक्ति उस समाजवादी पार्टी में फिट नहीं हो सकते थे। अच्छा, जब आपने उनकी पार्टी छोड़ी और AIMIM को ज्वाइन किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि तो आप ब्राह्मण और कहीं ना कहीं OBC पे हमेशा लाछन लगते रहते हैं, उनके भाई पे लगते रहते हैं कि सिर्फ वो एक तबके की बात करते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुओं से इनडायरेक्टली नफरत करते हैं, जो आता है बाकायदा। तो अब इन सवालों से आप कैसे बचेंगे या फिर वाकई OBC कुछ अलग करना चाहिए? बचने की आवश्यकता नहीं है जी, फाइट करने की आवश्यकता है। वर्तमान की जो देश की स्थिति है जी, 70 वर्षों में जो देश के जनता को मिलना चाहिए था, जो देश की आवाम आज भी 70-73 वर्ष गणतंत्र दिवस के हो गए, आज भी हम मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं, आज भी हम शिक्षा के लिए आंदोलन करते हैं, आज भी बिजली चाहिए, पानी चाहिए, खरंजे चाहिए, नाली चाहिए। आखिर मेरे देश के में जो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया जी, उस संविधान के तहत हमारे लोगों को अधिकार क्यों नहीं मिला? यही वजह सिर्फ यही है कि इन 70 सालों में जो संविधान पे कुंडली मार के बैठने वाले लोग, जो नेता हैं, उन्होंने या तो अपना विकास किया, परिवार का विकास किया, वंश का विकास किया, और हम आम हिंदुस्तानियों को उनके हाल पे रहने को मजबूर कर दिया। राम भरोसे हिंदू होटल बना के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना अब मानते हैं कि वैसे कि उत्तर प्रदेश में राजनीति होती है जात पात को और धर्म को लेकर? देखिए, होती तो है लेकिन होनी नहीं चाहिए जी। और मेरा नेता यही कहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कभी 20% और 80% की बात करते हैं। बिल्कुल वही कहना करते हैं ना। और एक आंकड़ा देखा जाए तो मुस्लिम की आबादी लगभग 20% जी है। जी। लेकिन मेरा नेता न 20 की बात करता है न 80 की बात करता है, वो पूरे 100 की बात करता है। यानी वो संविधान को लेकर जी, बात वो देश की बात करते हैं। कोई भी ऐसा बयान हमें आप दिखा दे
जिस बयान में मेरा नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब देश के प्रति, देश के सेनाओं के प्रति जी कोई ऐसा शब्द उन्होंने बोला हो जिससे कि किसी भी हिंदुस्तानी के दिल में ठेस पहुंचा हो, क्योंकि देश रहेगा साहब तभी तो हम धर्म मना लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर देश ही हमारा सुरक्षित नहीं होगा तो हम क्या धर्म मनाएंगे, क्या ईद, क्या दीपावली, क्या त्योहार मन पाएगा। तो ये समझना होगा हम देशवासियों को। एक तो पंडित होने के बाद जब आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया तो कई सवाल आए होंगे, जो लोगों ने आपसे कीचड़ उछाली होगी, क्या क्या थे वो जरा बात बताएं, क्योंकि आप ही बता पाएंगे। देखिए, अंधभक्ति जी, और उस अंधभक्ति के आड़ में लोग जो हैं अपनी कुर्सी तो सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन एक गैंग उनका मार्केट में रन कर रहा है। वो गैंग है जिसे स्लीपर सेल आप कह सकते हो। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि भरपेट खाना खाओ और जो तुम्हारे लिख से हट के अलग चल रहा हो तो तुम उसे गाली बको। तो गैंग आप किसे कह रहे हैं? भगवादारी को तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, देखिए, भगवा बहुत ही सम्मान का प्रतीक है जी, लेकिन जब मामा मारीच और रावण भगवा पहन ले और माता सीता का हरण कर ले तो कहीं ना कहीं भगवा पे उंगली उठता है। बिल्कुल। लेकिन मैं भगवा पे उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं उंगली उठाऊंगा उन लोगों पे जो भगवा पहन करके हम हिंदू भाइयों का मत का हरण तो कर लेते हैं जी, लेकिन जब बात विकास की आती है तो ढक के तीन पात नजर आते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है कि जब जब जनरल कास्ट या ब्राह्मण कास्ट जिसको सपोर्ट करता है वो उसकी पार्टी आती है। तो क्या यही सोचकर ओबीसी साहब ने आपको टिकट दी है, कोई और मकसद था? क्योंकि मायावती नहीं, मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब हमारे संविधान प्रदत्त हैं, संविधान के हिसाब से चलने वालों में से हैं जी। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई मेरा समाज, मेरा परिवार इनको देना चाहेगा, बिहार पूर्वांचल के लोग जी जी, कि जो मेरा नेता ओवैसी साहब कहते हैं उसको करने में विश्वास रखते हैं। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा से जी, सबसे गरीब प्रत्याशी, हिंदुस्तान का सबसे गरीब प्रत्याशी, आज मैं किराए के मकान में रहता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है इस गाजियाबाद में? और ऐसा व्यक्ति गाजियाबाद में आज मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इन बाहुबलियों, इन विधायकों को जो है जनता जो है फेफड़े सुखाने का काम कर रहा है और इन चेहरों को देख ले अब क्या लाली नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपने सिर्फ यही एक आखिरी सवाल ये था कि आप चाहते तो बसपा में भी जा सकते थे। जी। अब समाजवादी पार्टी से अगर जोर लगाते तो वो भी शायद आपको टिकट दे देते। और चाहते तो शायद बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, आखिर यही पार्टी क्यों? समाजवादी मायावती की पार्टी में चले जाते अगर आपको जाना था तो, क्योंकि वो भी ब्राह्मण को बहुत सपोर्ट कर रही है इस टाइम। वास्तविकता है कि इन सभी पार्टियों से ऑफर आए जी, लेकिन मेरा मकसद शक्ति प्राप्त करना नहीं है जी। मेरा मकसद पावर में आकर के होटर बजाना नहीं है जी। मेरा मकसद है कि संघर्ष के मार्ग से ही सही जी, कुछ लोगों के चेहरों पे मुस्कान तो ला ही दूं। बहुत बहुत सर, आपकी सोच बिल्कुल अलग है। और AIMIM को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही है क्योंकि हम लोगों के चेहरे पे मुस्कान या उनको अधिकार दिला सकते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान के तहत ही। और हमारे नेता ओवैसी साहब एक हाथ में संविधान लेके चलते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी की बातों पर चलने का प्रयास करते हैं, मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो हमने कहा कि इससे बेहतर हमारे लिए राजनीति करने का कोई मंच हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर मेरा कोई नेता नहीं हो सकता, इसलिए हमने AIMIM का ज्वाइन किया। अच्छा, विधानसभा 55 में आपको लग रहा है लोग सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन आपके माध्यम से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को प्रणाम, नमस्कार, आदाब करता हूं और उनसे माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि समय कम मिला मुझे जी। बहुत कुछ ऐसी जगह हैं जहां मैं नहीं पहुंच पाया, तो उन मतदाताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे माफ़ करें जी। और बहुत प्यार मिला है इस समाज से, साहिबाबाद के प्यार इतना मिला है साहिबाबाद की धरती पे कि मैं जब मूछ नहीं थी तो आज मूछें भी हैं जी। कपड़े भी हैं, सोने को बिस्तर नहीं था आज कम से कम बिस्तर है। और जनता जो है अब खुद ही लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। एक तरफ जनबल है, एक तरफ धनबल है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके सामने कौन है जो सबसे ताकतवर पार्टी है? मैं नहीं, शायद आपको हराना मुश्किल ही हो जाए। नहीं, मैं किसी को ताकतवर नहीं मानता। अच्छा, ताकतवर या तो सूर्यदेव नारायण है जी या फिर जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन अपने अंगूठे से हमारे भाग्य को लिखेगा या हमारे भाग्य को बिगाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी, आपने हमें समय दिया कीमती। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे मनमोहन जी हमारे साथ, और इनका कहना है कि सत्ता और जो राजनीति होती है धर्म के परे होती है। अब इन्होंने ये भी बताया कि अब आज भी किराए के घर पे रहते हैं और जब इनका पेट भरने लगा तो दूसरे के बारे में सोचा। तो शायद हमें ऐसे नेता की ही जरूरत है जो जमीन से जुड़कर कार्य करे, वो नहीं जो हूटर बना के सिर्फ घूमे। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थंबनेल के साथ धन्यवाद।